नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पाठ है तक्षशिला इस बलिया का और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, नेपाल में अचानक आई तबाही ने पूरे हिमालय को लेकर एक खतरनाक सवाल खड़ा कर दिया। कुछ ही मिनटों में उफनता पानी, सड़कें बह गई, इमारतें तबाह हो गई और देखते ही देखते पूरा इलाका आपदा में बदल गया। लेकिन अब सबसे बड़ी चिंता नेपाल नहीं, भारत है। क्योंकि हिमालय के भारतीय हिस्से में भी ऐसे दर्जनों ग्लेशियर झील मौजूद है जिनके टूटने पर नीचे बसे इलाकों में विनाशकारी सैलाब आ सकता है। एक नई स्टडी के मुताबिक सिर्फ हिमाचल प्रदेश में ग्लेशियर झीलों की संख्या 1990 के बाद 5 गुना से ज्यादा बढ़ चुकी है। कुल 669 झीलों में से 88 को संभावित रूप से खतरनाक माना गया है। इनमें से कुछ ऐसी हैं जिनका प्राकृतिक बांध टूटा तो हर सेकंड लाखों लीटर पानी पहाड़ों से नीचे आ सकता है। तो सवाल है कि क्या नेपाल में जो हुआ वैसी तबाही भारत में भी हो सकती है? और आखिर ग्लेशियर झीलें अचानक बिना किसी बड़ी चेतावनी के फटती कैसे है? आज हम इसी खतरे की पूरी कहानी को विस्तार पूर्वक समझेंगे। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिल सके। साथियों, कल रात को नेपाल पर एक पूरा का पूरा वीडियो हमने कवर किया है। आज हम ये भी चर्चा करेंगे आपके साथ कि नेपाल में जो त्रासदी आई उसके पीछे के कारण क्या थे। लेकिन साथ में भारत में भी इस प्रकार की त्रासदी आ सकती है, इस पर भी चर्चा हो। तो आज का टॉपिक आप सभी के स्क्रीन पर है। नेपाल जैसी तबाही भारत में, 88 झीलें खतरे में। साथियों, नेपाल में आई अचानक बाढ़ को सिर्फ एक स्थानीय आपदा मानना शायद बड़ी गलती होगी, क्योंकि हिमालय की नदियां, ग्लेशियर और मौसम किसी एक देश की सीमा में बंधे नहीं हैं। नेपाल, भारत, भूटान और तिब्बत के हिमालयी इलाकों में लगातार बढ़ते तापमान का असर अब दिखाई देने लगा। मैंने अपने पहले के वीडियो में जब मैं क्लाइमेट चेंज को लेकर, इन्वायरमेंट को लेकर कई बार मैंने जो वीडियो बनाई है, तो इस बात का पहले ही संदेह जताया हुआ है कि जिस प्रकार से तापमान बढ़ रहे हैं, ग्लेशियर पीछे हट रहे हैं, बर्फ तेजी से पिघल रहे हैं और उसके साथ नए नए ग्लेशियर झील भी बन रहे हैं। और यही झीलें अब वैज्ञानिकों के लिए चिंता का भी कारण बनती जा रही। नेपाल में हाल की तबाही के बाद सवाल उठा कि आखिर पहाड़ों में अचानक इतनी बड़ी मात्रा में पानी आया कहां से। शुरुआती आकलन में ग्लेशियर झील से जुड़े खतरे की भी चर्चा हुई और यहीं से बात भारत के लिए महत्वपूर्ण हो जाती। साथियों, चर्चा को आगे बढ़ाए उसके पहले तबाही की कुछ तस्वीरें एक बार फिर से देख लेते हैं। कैसे कैसे क्या हुआ होगा। ये एआई जनरेटेड तस्वीर है जिसमें कि ये बताया जा रहा है कि किस प्रकार से एविलांस आया होगा, कैसे जो है वो बर्फ के चट्टानें टूट कर नदी में आई होगी और उसके बाद ये घटना देखने को मिला होगा जो आप अपने स्क्रीन पर इस घटना को देख रहे हैं। साथियों, भारत के हिमालय क्षेत्र में भी ऐसे कई सारे झीलें मौजूद हैं जिनके नीचे गांव, सड़कें, पुल, बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तक बन चुके हैं। लेकिन यहां एक बात समझना जरूरी है कि हर ग्लेशियर झील खतरनाक नहीं होती। खतरा तब बढ़ता है जब झील का आकार लगातार बढ़ रहा हो, उसे रोकने वाले प्राकृतिक बांध कमजोर हो या उसके आसपास हिमस्खलन या भूस्खलन का जोखिम मौजूद हो। तो अब सवाल यह है कि आखिर आखिर ग्लेशियर झील बनती कैसे है और एक शांत दिखने वाला झील अचानक इतना ज्यादा विनाशकारी बम की तरह क्यों फट जाता है। कुछ और तस्वीरें। ये तस्वीर है साथियों तिब्बत चीन सीमा पर ग्योरिंग पोर्ट के इमिग्रेशन कॉम्प्लेक्स में लोग खतरे को देखकर भागते हुए नजर आ रहे हैं। आपके स्क्रीन पर अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये तस्वीरें दिख रही हैं और सोशल मीडिया पे ये तस्वीरें कल से वायरल भी हो रही हैं। अचानक आई बाढ़ के दौरान मिट्टी और पानी का तेज बहाव, ये पीछे से देखिए, इस बिल्डिंग के पीछे से आपको देखने को मिल रहा होगा। ये पानी इमिग्रेशन कॉम्प्लेक्स के ऊपर से आता हुआ दिख रहा है और लोग यहाँ आपको भागते हुए दिख रहे हैं, अपनी जान को बचाते हुए दिख रहे हैं। बड़ा ही दर्दनाक वो समय होगा। और अब बाढ़ का पानी जो है वो काफी तेज रफ्तार से, आप बड़े ध्यान से इसको देखिए, ये बिल्डिंग पहले ऐसे दिख रहा है आपको और फिर यहां देखिए ये बिल्डिंग आपको ऐसे दिख रहा है। फिर से मैं आपको दिखा रहा हूं, ये स्थिति देखिए। यहाँ सैकड़ों लोग होंगे, कई कर्मचारी होंगे जो कार्य कर रहे होंगे और यहाँ की कंडीशन को देखिए कि किस प्रकार से दिख रहा है। तो बाढ़ का पानी इतनी तेज रफ्तार से आया कि लोगों को संभलने और सुरक्षित जगह पहुंचने का बिल्कुल मौका भी नहीं मिला। कुछ और तस्वीरों को हम देखते हैं। साथियों, तिब्बत से भारत तक बाढ़ के पानी का रास्ता, क्योंकि जैसे ही बाढ़ आया है बिहार के कुछ जिलों में भी जो है वो अलर्ट घोषित कर दिया गया है। तो तिब्बत में जहां ये घटना घटी वहां एक नदी है जिसका नाम है लेहदे नदी।
लेहदे नदी में जो है ये घटना घटी और वहां से त्रिशूली नदी में पानी आया और फिर गंडक बैराज होते हुए गंडक नदी में पहुंचा और बिहार के गोपालगंज, पटना, पश्चिमी चंपारण, ये सारा जो क्षेत्र है, सारण जिसको छपरा के नाम से जानते हैं, ये कंडीशन जो है वो देखने को मिल रही है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए और भी देख लें। लेहदे नदी पर जो झील था जिसमें कि सबसे पहले ग्लेशियर टूटा, ग्लेशियर से बर्फ और पत्थरों का बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर नदी पर गिरा। नदी का बहाव इससे रुक गया, ग्लेशियर से गिरे हुए मलबे से नदी का बहाव रुकने से झील बन गया। झील में पानी इकट्ठा हुआ, रास्ते बंद होने से पानी पीछे की तरफ जमा होते गया और अस्थायी झील का जलस्तर तेजी से बढ़ा। दबाव से जो झील के आगे ये जो आप देख रहे हैं ये वाला एरिया जहां ये धीरे से हट गया और जैसे ही ये हटा दबाव रुकने से दबाव के कारण, तो झील से ज्यादा पानी जमा होने के बाद दबाव बढ़ा, रुकावट टूट कर हट गई और झील टूटने से यह बाढ़ आई जो कि लेहंदे, भोटे कोशी और फिर त्रिशूली नदी में बाढ़ आई। रशुआ जिले के तिमोरी और स्याफ्रू बेसी में ये तबाही हमें देखने को मिल रही है जिसकी तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। लेकिन साथियों, जब ये तस्वीर आपको देखने को मिल रहा है, इसी समय भारत में आईआईटी रोपड़ और सिडनी की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ने एक साझा स्टडी भी की जो कि इसी महीने जारी रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में 1990 में सिर्फ 107 ग्लेशियर झीलें थी और 2024 तक इन ग्लेशियर झीलों की संख्या 669 हो गई, यानी कि ग्लेशियर झीलों की संख्या 525% की बढ़ोतरी हुई। 669 में से 88 झीलें ऐसी हैं जिस पर नेपाल जैसी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड का खतरा जो है वो मंडरा रहा है। 9 झीलों को बेहद ही ज्यादा खतरनाक माना गया, 18 को ज्यादा खतरनाक माना गया और 26 को मध्यम खतरनाक की श्रेणी में रखा गया। और रिसर्च में 2 झीलों पर खास मॉडलिंग की गई, जैसे कि ब्यास बेसिन की हिमसू झील और सतलज बेसिन पर बेनाम झील, जिसको कहा गया कि भैया बहुत ही ज्यादा खतरनाक। अगर ब्यास झील का नेचुरल डैम टूट जाए तो लगभग 1385 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से बाढ़ आएगी, यानी कि हर सेकंड 14 लाख लीटर पानी बहेगा। आप मेरे डेटा को ध्यान रखिएगा जो मैं बोल रहा हूं, हर सेकंड 14 लाख लीटर पानी बहेगा अगर ब्यास नदी पर, ब्यास जो झील आपको देखने को मिल रहा है, अगर वहां का नेचुरल डैम टूट जाए तो। और इससे हर सेकंड ओलंपिक साइज के 6 स्विमिंग पूल जो है वो भरे जा सकते हैं। इसी तरह अगर मैं सतलज का जो झील है उसकी बात करूं तो वह 3507 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड का पानी, यानी कि हर सेकंड 35 लाख लीटर पानी बहेगा। मेरे डाटा को ध्यान रखिएगा, हर सेकंड 35 लाख लीटर पानी आएगा अगर सतलज पर बना हुआ प्राकृतिक झील टूट जाए। और इससे डैम और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट समेत 588 इमारतों को बहुत ज्यादा खतरा है। लेकिन प्रश्न यह है कि ये इतने खतरे क्यों आ रहे हैं। साथियों, आप अपने स्क्रीन पर ये लोकेशन देखिए, रसुआ है काठमांडू से 125 किलोमीटर दूर, जहां ये तबाही का मंजर हमें देखने को मिल रहा है। तिब्बत से आई बाढ़ के पानी के बाद रसुआ जिले में कुछ इसी तरह से पानी जो है वो घुसा है और ये रसुआ में बाढ़ के चलते एक पुल बह गया जो कि कनेक्टिंग पुल था, जो कि नेपाल को तिब्बत के साथ जोड़ रहा था। ये भी पुल जो है वो बह गया। भारत के 6 प्रदेश जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिस पर अगर घटना हो सकती है, नेपाल से भी ज्यादा भयावह घटना हो सकती है। इसमें अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में ऐसे झील। साथियों, जिस प्रकार से हिमालय पर तापमान बढ़ रहा है, खतरे वैसे ही बढ़ रहे हैं। जुलाई 2026 में आईआईटी खड़गपुर की एक स्टडी बताती है कि ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान पिछले 20 साल में करीब 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है। वैज्ञानिकों की चेतावनी कि इसमें ग्लेशियर पिघलने और नदियों के बहाव में बड़ा बदलाव आ सकता है। साथियों, पहाड़ों पर ऊंचाई पर मौजूद ग्लेशियर जब पिघलती है तो उसका पानी आसपास के निचले इलाके या किसी चट्टानी दीवार के सहारे इकट्ठा होने लगता है। और आपको याद होगा कि पिछले 1-2 महीने में मैंने जब नेपाल पे कई सारी वीडियो बनाई तो मैंने कहा कि इस बार काठमांडू का तापमान बढ़ रहा है। नेपाल से देखने वाले कई व्यूअर्स ने मुझसे कहा कि आप प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, नेपाल में कुछ नहीं है, सामान्य तापमान है। साथियों, हमारा बॉडी जो है वो उस चीज को महसूस नहीं कर पाता है। अगर 35 से 36 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा तो हमारी बॉडी को उतना जल्दी समझ में नहीं आता है।
लेकिन पर्यावरण को समझ में आता है कि 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने से क्या हो सकता है। और आज हिमालय के ऊंचे ऊंचे जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां 1 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान बढ़ चुका है। और इसके चलते वैज्ञानिकों की चेतावनी कि इससे ग्लेशियर पिघलेंगे, नदियों के बहाव में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। तो हमने कहा कि जब पहाड़ों पर ऊंचाई पर मौजूद जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो उनका पानी आसपास के निचले इलाके या किसी चट्टानी दीवार के सहारे इकट्ठा होने लगता है और ये धीरे धीरे एक झील का जो है वो रूप ले लेता है, जिसे ग्लेशियर लेक कहा जाता है, क्योंकि ग्लेशियर के द्वारा बनाया हुआ है, हिमनद के द्वारा बनाया हुआ है। और यह झील ग्लेशियर के सामने या उसके निचली सतह पर भी बन जाता है। इन झीलों को बर्फ, पहाड़ या मलबा या चट्टान की एक नेचुरल दीवार जो डैम के रूप में रोक लेती है, और जब ये दीवार किसी वजह से अचानक टूट जाती है तो झील में जमा लाखों करोड़ों क्यूबिक मीटर पानी बहुत तेजी रफ्तार से बेकाबू होकर नीचे की तरफ बहता है। और इसी को ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी कि GLOF ग्लॉफ कहा जाता है। आम बोलचाल की भाषा में ग्लेशियर झील का फटना कहा जाता है। साथियों, ग्लॉफ में पानी के बहाव की रफ्तार आम बारिश से आई बाढ़ के मुकाबले कई गुना ज्यादा होती है, जिसे रास्ते में आने वाले हर चीज को बहुत तेजी से काटती है, छाटती है, बहाती चली जाती है। आप अपने स्क्रीन पर देखिए नारायणी नदी, और जिसे कि हम गंडक कहते हैं। अब ये अगर नारायणी हुआ तो इसके बाद ये बगहा आएगा आपका, गंडक बैराज के बाद बगहा के बाद मोतिहारी, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पटना, और पटना में आकर गंडक नदी जो है वो गंगा नदी से जाकर मिल जाती है। साथियों, आपकी स्क्रीन पर ये दोपहर 12 बजे का गंडक नदी का पानी का बहाव है। आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको ये सामान्य बहाव दिख रहा होगा, लेकिन दोपहर 3 बजे आप बहुत ध्यान से देखिए तो उसी स्थान पर ये नदी का बहाव आप देख रहे हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कई घर भी बाढ़ के चपेट में जो है वो नेपाल में जो बह चुके हैं। रशुआ में एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी बह गया है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में नेपाल से जंगली हाथी बह के आ गए हैं। बिहार में कई लोगों के घर के सामान, फ्रिज, टीवी, भैंस, गाय, बहुत लोगों के सामान आ गए। लगभग 33 लोगों की लाशें आप समझिए कि 150 किलोमीटर दूर मिली हुई हैं। यानी कि जो इमिग्रेशन सेंटर था वहां से 155 किलोमीटर बहते हुए आगे आई हैं और वहां लाश मिला। साथियों, ग्लेशियल झील के फटने के 3 वजह हो सकते हैं। सबसे पहला जो तापमान बढ़ रहा है, जिसको कि हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जान रहे हैं। साथियों, अगर ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा होगा तो ग्लेशियर तेजी से पिघलेंगे, और ग्लोबल वार्मिंग के चलते मैदानी इलाकों के मुकाबले ऊंचे पहाड़ों का तापमान हर साल ज्यादा बढ़ रहा है। इससे ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, इससे नई झील बन रहे हैं, पुरानी झील और बड़ी होती जा रही है। साइंस मैगजीन है जिसका नाम है साथियों नेचर, उसकी एक रिपोर्ट आई थी और इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर तापमान इसी तरह बढ़ता रहा तो अगले करीब 70 साल में हिमालय काराकोरम इलाके की करीब 65% बर्फ खत्म हो सकती है, जिससे झीलों की संख्या और साइज दोनों बढ़ेंगे। साथियों, दूसरा कारण है बर्फ या चट्टान का झील में गिर जाना, चाहे वो भूस्खलन हो चाहे वो हिमस्खलन हो। यानी कि पहाड़ का चट्टान या मिट्टी वाला हिस्सा फिर या कोई बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा सीधे झील में आकर गिर जाता, तो झील में एक बड़ी लहर बनती है और झील का नेचुरल ठहराव टूट जाता है। नेचर मैगजीन की एक स्टडी के मुताबिक हिमालय काराकोरम इलाके में अब तक 388 से ज्यादा ग्लॉफ के मामले हिमस्खलन को सबसे आम वजह के रूप में देखा गया। इसके अलावा भारी बारिश से झील का ओवरफ्लो होना भी एक कारण। कई बार भारी बारिश के चलते झील का पानी बढ़ता है और उसका नेचुरल डैम टूट जाता है। पिछले साल जुलाई में भोटोकोशी नदी में बाढ़ आने के पीछे यही वजह था। बारिश के चलते झील में पानी जमा हो गया, जबकि 3 महीने पहले तक इस झील का नामो निशान तक नहीं था। इसके अलावा भूकंप होगा, पहाड़ी इलाकों में खनन हो रहा है, पेड़ों की कटाई हो रही है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स वगैरह के चलते झील के इलाके में स्थिरता जो है बिगड़ सकती है और झील का बांध टूट सकता है। तो आपके दिमाग में प्रश्न होगा कि क्या ये ग्लॉफ की तबाही को रोकी जा सकती है, और रोकी जा सकती है तो कैसे रोकी जा सकती है। साथियों, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA और नेशनल ग्लॉफ रिस्क मिटिगेशन प्रोग्राम के मुताबिक सैटेलाइट की इमेज, फील्ड सर्वे और पुराने रिकॉर्ड से खतरनाक झीलों को पहचानने की जरूरत है। इसके लिए इसरो की निगरानी भी की जा रही है। खतरनाक झीलों में रडार, सेंसर जैसे तकनीकों के जरिए पानी के लेवल और बांध में मजबूती के बदलाव का जल्दी पता लगाया जा रहा है। कंट्रोल तरीके से कृत्रिम नाली बनाकर खतरनाक झीलों का पानी कम किया जा रहा है, जिससे झील के अचानक टूटने का खतरा घटता है।
इसके अलावा पहाड़ी इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी कम करने की जरूरत है। आज हम पहाड़ों पर जिस प्रकार से पर्यटन और मनोरंजन कर रहे हैं, आज हम पहाड़ों पर जिस प्रकार से पहाड़ों को काट कर सड़क बना रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने की जगह हम उसे बढ़ा रहे हैं और ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर कई कोशिशें हो रही हैं, लेकिन इनका कोई खास असर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो प्रश्न यही हो रहा है कि जो नेपाल कल भुगता, क्या भारत में फौरन ऐसा कोई खतरा आने वाला है? जिस प्रकार की तस्वीरें दिख रही हैं, क्या भारत में भी ऐसी तस्वीरें होंगी? साथियों, आप अपने स्क्रीन पर नेपाल के त्रिशूली बाजार में बुधवार सुबह 9 बजे अचानक जो बाढ़ आई, उसके बाद की तस्वीर आप देखिए। साथियों, भोटोकशी नेपाल के उत्तरी हिस्से में चीन तिब्बत से निकलने वाली हिमालय की नदी। यह सिंधु पाल्चौक क्षेत्र से होकर बहती है और नीचे उतरते ही सोनकोशी सप्तकोशी नदी में मिलती। सोनकोशी और सप्तकोशी नदी यही आकर भारत में कोशी नदी के नाम से नेपाल के हनुमान नगर के पास भीमनगर बराज से बिहार में प्रवेश करती है और सुपौल जिले के बीरपुर के पास, और इसका नाम कोशी हो जाता है, जिसे बिहार के शोक के नाम से भी जाना जाता है, और यही आगे चलकर कटिहार के कुर्सेला के पास गंगा में मिलती। साथियों, कोशी में कमला और बागमती नदी का पानी भी मिलता है, इसलिए भौटकोशी में अधिक पानी आने का उसका पानी शून्य कोसी और फिर कोसी नदी तंत्र में शामिल हो जाता है, जिससे सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया जैसे बिहार के जो जिले हैं वो प्रभावित हो सकते हैं। 2008 में नेपाल के कुमाहा में कोशी नदी का तटबंध टूट गया था और इसके बाद कोशी नदी अपने नए प्राकृतिक रास्ते को छोड़कर सैकड़ों पुराने पूर्व की ओर जो है, सैकड़ों साल पुराने जो पूर्व की ओर रास्ता है वहां बहने लगे। इससे अचानक नदी का रुख घनी आबादी और नए इलाकों की तरफ मुड़ गया, जिससे बिहार के 34 लाख से अधिक लोग बिना किसी पूर्व चेतावनी के भीषण चपेट में आ गए थे बाढ़ के। हालांकि इस बार रशुआ में लैंडस्लाइड, भूस्खलन या हिम झील टूटने से अचानक नदी में भारी मात्रा में पानी आ गया, लेकिन नदी ने अपना रास्ता नहीं बदला। वो अपने तय रास्ते पर ही बह रही है और इस कारण एक्सपर्ट तटबंध टूटने की संभावना व्यक्त नहीं कर रहे। साथियों, पानी के भारी दबाव और संभावित बढ़ोतरी को देखते हुए पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर गंडक बैराज के सभी 36 फाटक खोल दिए गए। बिहार के 8 जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है और ये जिले पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, छपरा, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर है। आपकी स्क्रीन पर तस्वीर है, बाढ़ के मलबे में लोग अपना सामान ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं। नेपाल के 13 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को जो है इससे नुकसान हुआ है। ये आप देख रहे हैं बचाव कार्य हो रहा है नेपाल के आर्मी के द्वारा। इस प्रकार के चीज बातें जो हैं वो, मतलब इस प्रकार की जो है वो सहायता पहुंचाई जा रही है। तो साथियों, इस पूरी कहानी से साफ है कि नेपाल जैसी आपदा का मतलब ये नहीं कि भारत में तुरंत वैसे ही तबाही आने वाली, लेकिन खतरे को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। हिमालय तेजी से बदल रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं और नए ग्लेशियर झील बन रहे हैं। हिमाचल में 107 से बढ़कर 669 ग्लेशियर झील होने और 88 झीलों को संभावित जोखिम की श्रेणी में रखा जाना एक गंभीर चेतावनी है। जरूरत है समय रहते खतरनाक झीलों की पहचान करना, सैटेलाइट निगरानी करना, अर्ली वार्निंग सिस्टम को अलर्ट करना, क्योंकि हर आपदा को रोकना संभव नहीं है, लेकिन समय पर चेतावनी देकर नुकसान जरूर कम किया जा सकता है। नेपाल की तबाही हमें यह याद दिलाती है कि हिमालय की आपदाएं सीमाओं को नहीं पहचानती। अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या भारत अगली संभावित हिमालयी आपदा से पहले अपने आप को तैयार कर पाएगा या फिर चेतावनी को नजरअंदाज कर देगा। साथियों, 2 दिन के घटनाक्रम को लेकर आपके क्या विचार बन रहे हैं? आप अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाएं और किस प्रकार से प्रकृति के साथ छेड़छाड़ जो है उसका विनाश हमें देखने को मिल रहा है। साथियों, हम कई बार ये बात कहते हैं कि विकास और विनाश एक सिक्के के 2 पहलू। अगर आप विकास कर रहे हैं तो विनाश के लिए आप तैयार रहिए। जितना ज्यादा विकास, आप मान के चलिए कि विनाश भी जो है वो बराबर का ही। तो हमने कहा कि पर्वतों को काट कर जो है, पेड़ों को काट कर जो है, अगर आप सड़कें बनाएंगे, अगर आप वहां सुरंग बनाएंगे, वहां आप खनन का काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं समस्या तो आएंगी। तो आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाएं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दिया, शेयर नहीं किया शेयर कर दिया, और जुड़े रहिए मेरे साथ ऐसे ही जियो पॉलिटिक्स के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, एनवायरमेंट के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।